और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां कोरोना को लेकर की गई हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिनके बच्चे 12 साल से छोटी उम्र के न हो, वो कृपया करके यहाँ पर अपना स्लॉट बुक न करें। अगर आप स्लॉट बुक करेंगे और आप जब वैक्सीनेशन सेंटर पर आएंगे तो आपसे सुरक्षाकर्मी और वैक्सीनेटर वगैरह सब आपसे आपके बच्चे का भी पहचान पत्र मांगेंगे। आधार कार्ड हो या जन्म प्रमाण पत्र हो या स्कूल का आईडी कार्ड हो, इनमें से कोई आपको लेकर वहां जाना पड़ेगा। और अगर आप ये प्रमाणित नहीं कर पाते हैं कि आपका एक बच्चा 12 साल से कम उम्र का है, तो आपको वैक्सीन वहां पर नहीं लगाई जाएगी। तो इसलिए अच्छा ये है कि आप तभी अभिभावक स्पेशल जिस भी वैक्सीनेशन सेंटर के आगे लिखा हुआ हो उसमें आप स्लॉट बुकिंग तभी कराइए जब कि आप किसी 12 साल से छोटे बच्चे के माता अथवा पिता हैं। वैक्सीनेशन के कार्य में अब तक 1,45,42,802 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और 34,49,797 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर 1,79,92,599 डोजेस लगाई जा चुकी है। 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है और वो बहुत सी उत्साह से वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। जो भी वैक्सीन आपको लगाई जा रही है, चाहे आप सरकारी केंद्र पर लगवा रहे हो अथवा प्राइवेट केंद्र पर लगवा रहे हो, ये बिल्कुल ही सुरक्षित है, असरदार है और किसी भी भ्रामक प्रचार में मत आइए। कई बार ये देखा जा रहा है कि कई जिलों में जो लोग टीकाकरण कर रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी अपने घर परिवार को छोड़कर लगातार आप लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं ताकि आप टीका लेकर के, टीका लगवा करके सुरक्षित हो जाएं। उनके साथ कहीं कहीं पर यह देखा जा रहा है कि लोग उलझ रहे हैं। ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। जो भी स्वास्थ्यकर्मी जा रहे हैं टीका लगाने, ये आपके जान की हिफाजत के लिए टीका लगा रहे हैं और इससे किसी भी प्रकार का अगर कोई आपको भ्रामक प्रचार कर रहा है कि टीका लगवाने से आपको कोई नुकसान होगा, तो ये बिल्कुल ही झूठी बात है। ये टीका लगवाने से आप सुरक्षित रहेंगे और टीका अधिकांश लोग जिनको अवसर मिल रहा है लगवा रहे हैं। मैंने भी अपनी दोनों डोज लगवा चुका हूं। मैं भी दो डोज लगती है टीकाकरण में, दोनों डोज मैं भी लगवा चुका हूं और आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपना टीकाकरण जरूर करवाइए। और हम इस समय तरह तरह के अभियान भी चला रहे हैं, जैसे जो डाक विभाग के कर्मी हैं, जो डाकिया हैं और उनके अधिकारीगण हैं, उनका हम टीकाकरण विशेष रूप से कर रहे हैं 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का। ऐसे ही जो रोडवेज के कर्मचारी अधिकारी हैं उनका हम टीकाकरण कर रहे हैं। ऐसे ही जो जेल के कैदी हैं जो भी 45 वर्ष के ऊपर की उम्र के हैं उनका हम टीकाकरण कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे लोगों का हम टीकाकरण कर रहे हैं और जो लोग दूसरों के संपर्क में ज्यादा आते हैं उनका टीकाकरण भी हम विशेष रूप से करेंगे। 15 जून के आसपास हम जो लोग रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं या जो लोग इस तरह के और कार्यों में लगे हैं, बस के ड्राइवर हैं, तो उन सबों का भी हम टीकाकरण का कार्य करेंगे। जो प्राइवेट बसेस के भी ड्राइवर होंगे या रिक्शा चालक हैं, 3 व्हीलर के चालक हैं, इन सब का, या फिर जो रेहड़ी पटरी के दुकानदार हैं, जो सड़क किनारे पटरी पर सौदा बेचते हैं, सामान बेचते हैं, जिनके संपर्क में सभी लोग आते हैं, उन सबों के लिए भी हम विशेष अभियान 15 जून से हम चलाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि जो भी लोग ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं उन्हें जल्द से जल्द टीका लगा करके सुरक्षित किया जाए ताकि वो स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी संक्रमित न करें। इसका अभियान भी हम विशेष रूप से चलाएंगे। 1 तारीख से हम जो हमारे जिलों में जो जुडिशरी के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी हम अभियान चला रहे हैं।
जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, उनके लिए भी हम सभी 75 जिलों में अभियान हम 1 जून से प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी हम सुरक्षित कर दें। उन्हें जगह जगह जाना पड़ता है, समाचार संकलित करना पड़ता है। तो इस तरह से राज्य सरकार का ये प्रयास है कि जल्द से जल्द हम अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण करें, और जिन लोगों को बहुत लोगों के संपर्क में आना पड़ता है अपने कार्य के सिलसिले में, उन्हें हम शीघ्रातिशीघ्र सुरक्षित कर दें। टीका लगने के बाद भी आप से अनुरोध है कि सावधानी बरतते रहिए। अपने अभी संक्रमण कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी संक्रमण है और कुछ जिलों में अभी भी बहुत केस आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे राज्यों में अभी भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ये आपके सहयोग से ही संभव हो सका है कि आज संक्रमण बहुत ही निचले स्तर पर आया है। ये सरकार के प्रयासों और जनता के उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार, सहयोग एवं निगरानी समितियों की चौकसी के कारण संभव हो पाया है। तो अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिएगा, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, जब भी बाहर निकलिए मास्क लगाइए, गमछे, रुमाल, दुपट्टे से मुंह और नाक को ढककर रखिए, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि जब आप लोगों के नजदीक जाएंगे तो संक्रमित होने का खतरा बढ़ता है। तो अगर आप सावधान रहेंगे तो संक्रमण से बचे रहेंगे और टीका लगवा के सुरक्षा कवच भी पाएंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की उलझन हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फोन करिए और विशेषज्ञों की सलाह लीजिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और सपरिवार प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी। अमित जी ने आपको अभी बताया प्रदेश में संक्रमण कम हो रहा है। मैं यहां बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो विशेष रणनीति प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कि 3 टी, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, और उसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनकी सोच के हिसाब से उन्होंने जो सोचा कि जीवन भी बचाना है, जीविका भी बचानी है, इस क्रम में जो एक आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाने के बाद लोगों का एक मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट किया, और उसके साथ साथ सबको टीका लगाने की जो योजना है उस पर जो काम चल रहा है, तो ये पूरे जो 5 तत्व, 3 टी, कोरोना कर्फ्यू और टीकाकरण, ये पांचों ने मिलकर अपना ये प्रभाव दिखाया है। और इसका सत्यापन और इसका जो कोरोना हमारे जिलों में जो काम कर रहे कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना योद्धा हैं, उनका उत्साह बढ़ाने का काम जो मुख्यमंत्री जी ने खुद किया। उन्होंने लगभग 20 दिन में 5,500 किलोमीटर हेलीकॉप्टर से, कार से जाकर 18 मंडलों में, लगभग 40 जनपदों में जाकर खुद उन्होंने अस्पतालों का निरीक्षण किया। कोरोना के भी अस्पतालों में वो गए, गाँव में निगरानी समितियों के कार्य को प्रोत्साहित किया, निगरानी समितियों का कार्य देखा, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जो हर जिले में बने हुए हैं उनकी फंक्शनिंग देखी कि वो कैसे काम कर रहे हैं। फिर वो वहां पर स्थानीय लोगों से मुलाकात की, यहां तक कि वो जो कोरोना से प्रभावित लोग हैं उनसे भी मिले, कंटेनमेंट जोन में गए कि कंटेनमेंट जोन में कैसा चल रहा है, जो कोरोना से प्रभावित लोग हैं उनसे टेलीकंसल्टेशन, दूरभाष पर बात हो रही है, उनका कोई हालचाल ले रहा है, हालचाल लेने की क्या प्रक्रिया है। तो ये सारे अभियान का ये नतीजा है कि रिकॉर्ड 30 दिन में जो एक्टिव मामले प्रदेश में 3,10,000 तक पहुंच गए थे, वो एक्टिव मामले अब जैसा अमित जी ने बताया बहुत कम अब रह गए हैं, लगभग 87% कम हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो प्रतिदिन आने वाले मामले थे
जो कि एक समय में 38,000 मामले भी आ रहे थे, वो घट के 95% घट गए हैं और केवल 5% रह गए हैं 2000 प्रतिदिन से भी कम हो गए हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा दर्शकों को कि यदि हम इसका एक तुलना करें अन्य प्रदेशों से, तो आप देखेंगे कि जैसे महाराष्ट्र में उसकी आबादी 12.2 करोड़ है और महाराष्ट्र में 57 लाख कोरोना के मरीज आए अभी तक, और आज की तारीख में वहां पर 2,76,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं जो कि अभी जिनका इलाज चल रहा है। कर्नाटका की आबादी 6 करोड़ है, वहां 25 लाख से अधिक केस आए और 3.5 लाख अभी एक्टिव मामले हैं। इसी तरह से केरल की आबादी 3.5 करोड़ है, वहां 24 लाख मामले आए और अभी भी 2,33,000 एक्टिव हैं। तमिलनाडु जिसकी आबादी 7.6 करोड़ है, वहां पर 20 लाख मामले आए जिनमें 3,10,000 अभी भी एक्टिव मामले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी 22.5 करोड़ है, लगभग इन 3 प्रदेशों की आबादी मिलाकर वहां केवल 16,88,000 मामले आए और इस समय सिर्फ 46,000 जो कल तक थे, आज 42,000 जो है वो मामले एक्टिव हैं। तो ये साफ दर्शाता है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो पॉजिटिविटी रेशो है वो जहां महाराष्ट्र में 16.5% है, केरल में 12.5% है, तमिलनाडु में 7.5% है, वही उत्तर प्रदेश में केवल 3.5% है। इसी तरह से जो पॉजिटिविटी रेशो है, रिकवरी रेशो है, जो आदमी ठीक हो रहे हैं उनका जो अनुपात है, उनका अनुपात महाराष्ट्र में 93%, कर्नाटक में 85%, केरल में 90%, तमिलनाडु में 83% और उत्तर प्रदेश में 96% है, जो कि आज बढ़ के 97% के आसपास हो गया। तो ये केवल मैं आंकड़े इस प्रकार से दिखा रहा हूं कि ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का जो कोविड मैनेजमेंट का जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो कोविड का प्रबंधन जो हो रहा है, ये एक मैनेजमेंट के लिए एक मॉडल है। एक तरह से ये अध्ययन का विषय है कि इतनी बड़ी आबादी और उसमें भी 7 लाख लोग जो हैं प्रवासी मजदूर आए दूसरे प्रदेशों से, महाराष्ट्र से आए और दिल्ली से आए, जहां पर की संक्रमण बहुत भीषण था, और तमिलनाडु में तो अभी भी और महाराष्ट्र में तो अभी भी है। तो इतने प्रदेशों से आने के बाद भी व्यवस्था को संभाला गया। व्यवस्था को संभाल कर इस प्रकार से आज जो है इस स्थिति पे आया है कि आज 2000 से कम मामले आ रहे हैं प्रदेश में, पूरे प्रदेश में 22 करोड़ की जनसंख्या में। जो पॉजिटिविटी रेशो है वो 0.6% रह गई है। और यहाँ जैसे मैं आपको बता रहा था कि अब जो सामने हमारे जो है वो ये है कि टीकाकरण कराया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 जून से पूरे प्रदेश में एक वृहद टीकाकरण का अभियान चलाने का एक पूरा कार्यक्रम बनाया है। परसों से, जैसे भी अमित जी ने बताया, लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को 1 महीने में टीका लगाया जाएगा। और 12 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए अलग, सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग, जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके लिए अलग, शिक्षकों के लिए अलग, ये इस प्रकार की व्यवस्था की गई, पत्रकारों के लिए अलग, कि ऐसे ऐसे बूथ जो कि स्पेसिफिक हों जहां पर उन्हीं समूहों का टीकाकरण कराया जाए। 12 वर्ष से कम उम्र के जो उनके बच्चों के माता पिता हैं, उनको इसलिए कि अगर मान लो जैसे विशेषज्ञ बता रहे हैं तीसरी लहर आती है, तो कम से कम अभिभावक लोग सुरक्षित रहें, वो अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। तीसरी लहर के लिए जो तैयारी, उसमें मुख्यमंत्री जी अपने पर्सनल, उनका जो व्यक्तिगत अनुभव है, जिसमें कि इंसेफ्लाइटिस पे पिछले 4 सालों में नियंत्रण पाया गया है, जो कि इंसेफ्लाइटिस से जो पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में होने वाली जो बच्चों की जो अनफॉर्चुनेट जो दुखद मृत्यु होती थी, वो 95% घटी है। तो ये सारा जो अनुभव है उससे पीडियाट्रिक आईसीयू, नियोनेटल आईसीयू, ये सभी जो है व्यवस्थाएं अभी से उसका नियोजन किया जा रहा है, ताकि
किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था उपलब्ध रहे और संभावित तीसरी लहर से हम अपने जो है बच्चों को उनको संभालें, उनको बचा के रखें। ये ऑक्सीजन के बारे में ये बताना था कि प्रदेश में भविष्य में ऑक्सीजन की व्यवस्था में कठिनाई ना हो। देखिए, अभी सामान्यतः उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की मांग 350 मीट्रिक टन रहती थी, जो कि इस प्रकार की महामारी के समय में एक समय बढ़ के 1100 तक भी मीट्रिक टन तक भी ऑक्सीजन प्रदेश में सप्लाई की गई है। अभी आजकल जो है फिर से वो मांग जो है 400 450 मीट्रिक टन पर आ गई है। पर भविष्य में कोई कठिनाई ना हो, सभी अस्पतालों को प्रयास किया जा रहा है कि ऑक्सीजन के प्लांट लगाकर उनको वहीं स्थानीय स्तर पर ही ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जाए। और लगभग 415 प्लांट ऑक्सीजन के जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। उनमें लगभग 61 प्लांट तो चालू भी हो गए हैं। बाकियों पर भी बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि अगले 3 महीने में ये सभी प्लांट लगकर चल पड़े और हॉस्पिटल में जो भी अस्पतालों को ये साथ में लग रहे हैं वहाँ पर समुचित ऑक्सीजन की व्यवस्था रहे, ताकि अगर किसी प्रकार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती भी है तो वो ऑक्सीजन को कहीं से मंगाना ना पड़े, ऑक्सीजन स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो जाए, वहीं पर ही उसको ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता ना पड़े। ये सारी व्यवस्थाएं मैंने आपको बताया और अन्य प्रदेशों से भी ये फिगर्स के साथ मैंने आपको कंपैरिजन ये बताया कि जो उत्तर प्रदेश का एक विशेष जो मॉडल है वो एक अध्ययन का विषय है कि कितनी तेजी से जो है ये जो 3T और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू और वैक्सीनेशन, टीकाकरण और माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे, ये सब ने मिलकर जो है ये संक्रमण को बहुत कम कर दिया है। लगभग 2000 से कम भी अब मामले आते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है, इसके साथ साथ कोरोना का संक्रमण होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार किसानों के लिए के हित में कार्य कर रही है और किसानों से लगातार गेहूं खरीद का कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक लगभग 39 लाख मीट्रिक टन 393 लाख क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले साल भर में जो पूरे सीजन में खरीदा गया गेहूं था उससे भी अधिक है। और ये प्रक्रिया अभी 15 जून तक जारी रहेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी जो है 3-9 की बैठक में ये निर्देशित किया है कि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, उनका गेहूं समय से खरीदा जाए और समय से 72 घंटे के अंदर जिस प्रकार व्यवस्था की गई है उनका भुगतान किया जाए। धन्यवाद। नवनीत सहगल जानकारी दे रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और साथ ही 1 जून से टीकाकरण अभियान भी शुरू हो रहा है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और साथ ही बताया कि इस अभियान में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है।